जी एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष ये लेक्चर लेकर के, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं बच्चों, हाई स्कूल यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के सभी सेट को कराए जा रहे हैं। ये सेट नंबर 5 है जिसका संकेतांक 822 जेड। इसमें जो है लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। 6 अंकों वाले प्रश्नों के हल इस लेक्चर में बताए जाएंगे। और देखिए समय आप लोग के पास समय बहुत कम बचा हुआ है और तैयारी में सभी लोग लग जाइए। जिसमें मैथमेटिक्स का पेपर टफ माना जाता है, कठिन माना जाता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग अभी से उसके प्रश्नों को लगाएं, सवालों को हल करें, जिससे आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का परेशानी और दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का ये लेक्चर, जिसमें 6 अंक वाले प्रश्नों को हल कराए जाएंगे। और ये प्रश्न संख्या 3 खंड ब में प्रश्न संख्या 3 से शुरू किया जाएगा। इसके पिछले लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को 2 अंक और 4 अंक वाले सभी प्रश्नों को कराया गया है, वो आप लोग देख सकते हैं। और इसमें जो है अब ये प्रश्न कराए जाएंगे, तो शुरू करते हैं इसको। तो प्रश्न नंबर 3 में 2 पार्ट है। इसका पहला पार्ट जो है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण से लिया गया है। तो इसका क्वेश्चन है, यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपया है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए कुर्सी और मेज के मूल्य दिए गए हैं। 4 कुर्सी और 7 मेज जब आप खरीद रहे हैं तो 360 रुपए का पड़ रहा है, और जब 6 कुर्सी और 10 मेज खरीद रहे हैं तो वो 520 रुपए का पड़ रहा है। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का अलग अलग मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मानना पड़ेगा एक कुर्सी और एक मेज का अलग अलग मूल्य। तो मान लेते हैं, माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपया है और एक मेज का मूल्य y रुपया है। ठीक है, ऐसे मान लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि अगर आप 4 कुर्सी और 7 मेज खरीद रहे हैं तो 360 रुपए देना पड़ रहा है। तो एक मेज का मूल्य जो है x रुपया है, तो एक कुर्सी का मूल्य x रुपए है, तो जब 4 कुर्सी खरीदेंगे तो उसका मूल्य 4x रुपए हो जाएगा। और इसी तरह से एक मेज का मूल्य y रुपया है, तो 7 मेज खरीद रहे हैं तो उसका मूल्य 7y हो जाएगा। जो 360 रुपए जो मूल्य है वो 4 कुर्सी और 7 मेज का है। तो एक कुर्सी का x है तो 4 कुर्सी का 4x रुपया हो जाएगा, और एक मेज का मूल्य y रुपया है तो 7 मेज का मूल्य 7y रुपया होगा। और इन दोनों को मिलाकर टोटल जो मूल्य है वो 360 रुपए है। तो ये आपका पहला समीकरण तैयार हो जाता है। इसके बाद दूसरे तरीके से कह रहा है कि अगर 6 कुर्सी और 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है, 6 कुर्सी तो 6x और 10 मेज तो 10y, एक मेज का y रुपए तो 10 मेज का 10y, तो 6x धन 10y ये बराबर 520 रुपया उसका मूल्य हो जा रहा है। तो ये पहला से दूसरा समीकरण ये बन गया। तो अब आपके पास ये 2 समीकरण तैयार है। इस समीकरण को हल कर देंगे और इससे हमें x और y के मान मालूम हो जाएंगे। तो इसे हम लोग हल करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि, अब ये विलोपन विधि में जो चर x और y देख रहे हैं इसमें किसी एक को विलुप्त करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर x के गुणांक को देखा जाए तो ये 4 है, ये 6 है, तो ऐसा इसमें क्या गुणा करें और इसमें क्या गुणा करें कि ये दोनों गुणांक एक बराबर हो जाए। तो 4 और 6 का जब लसा लेंगे तो 4 6 का लसा 12 होगा। तो 12 प्राप्त करने के लिए, दोनों को 12 बनाने के लिए इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, और ये 6 को 12 बनाना है तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। तो जब गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों में हर पद से गुणा होगा। ठीक है, तो पहले 3 से गुणा इसमें करेंगे तो 3 चौके 12x धन 3 सते 21y बराबर, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 शून्य 0, 3 छक 18, 3 त्रिक 9 1 10, 1080। अब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 छक 12x धन 10 दूना 20y, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1040। इसके बाद अब ये दोनों बराबर हो गए तो हम घटा सकते हैं। ये नया समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। तो घटाने पर जब घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। पहले ये जो प्लस है ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो 12x माइनस 12x कैंसिल हो जाएगा। 21y में से 20y घटाएंगे तो y बराबर, इसको घटाएंगे 1080 में से 1040 घटाइए तो ये 40 निकल के आएगा। तो y का मान 40 आ चुका है।
y का मान समीकरण नंबर 1 में रख के x का मान निकाल लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो 4x धन 7 गुणे y का मान 40 रखेंगे बराबर 360। तो 4x धन ये 7 चौक 28 280 बराबर 360। तो 4x बराबर 360 ऋण 280 हो जाएगा। तो 4x बराबर घटाएंगे तो ये 80 आएगा। तो x बराबर 80/4, 4 से इसको भाग देंगे तो ये 20 आएगा। तो x का मान 20 आ गया। और x जो मूल्य है ये एक कुर्सी का मूल्य है, और y जो मान आया है 40 ये एक मेज का मूल्य आया है। तो यहाँ पर आ चुका है, इसलिए एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य x बराबर 20 रुपए और एक मेज का मूल्य, मेज का मूल्य आ गया y बराबर 40 रुपए, और यही आंसर निकालना था। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 3 6 अंक का था और ये ज्यादा कठिन नहीं है, आसान है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसका अथवा वाला पार्ट देखते हैं। ये समांतर श्रेणी वाले अध्याय से लिया गया है। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 का जो अथवा वाला है, प्रश्न संख्या 3 का अथवा, इसमें दिया है एक आदमी ने 3250 रुपए का ऋण लिया। उसने पहले महीने में 20 रुपए दिए, फिर वह प्रति माह 15 रुपए बढ़ाता गया, तो वह कितने माह में ऋण चुकता कर देगा। एक आदमी ने 3250 रुपए का ऋण लिया और वो पहले महीने में शुरू किया 20 रुपए देना। तो पहले महीने में 20 रुपए दिया, उसके बाद वह हर महीने 15 रुपए और बढ़ाता गया। तो बताइए वो कितने महीने में पूरा 3250 रुपए दे देगा। तो ये समांतर श्रेणी अध्याय का ये प्रश्न लिया गया है। तो शुरुआत में पहले जो उसने ऋण लिया, कुल ऋण जो दिया हुआ है वो 3250 रुपए दिया है, 3250 रुपए। और पहले महीने में जब उसने शुरू किया तो वो 20 रुपए से प्रारंभ किया, फिर अगले महीने में 15 रुपए बढ़ाएगा। तो ये 20 और 15, 20 में 15 जोड़ देंगे, 20 में 15 रुपए जोड़ देंगे, फिर अगले महीने में और 15 रुपए जोड़ेंगे। तो 20 धन 2 बार 15, 2 गुणे 15 ले लेते हैं। फिर अगले महीने में 20 धन 3 गुणे 15 कर देंगे। तो इस तरह से ये कितने महीने तक दिया ताकि ये कुल ऋण 3250 रुपए हो जाए। तो इसके लिए देखा जाए तो ये समांतर श्रेणी बनेगा। देखिए कैसे, 20 ये जोड़ेंगे तो आएगा 35, और ये देखिए 15 दूना 30 और 20 50, 20 35 50, 15 15 इसमें जुड़ रहा है। फिर इसके बाद आएगा 65, और इस तरह से। अब ये नहीं पता कि कितने महीने तक ये जमा करेगा, वही आपको निकालना है। तो ये एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो रहा है, यानी एपी प्राप्त हो रहा है। तो इसका प्रथम पद देखिए, प्रथम पद ए बराबर 20 है, सारवंतर डी बराबर 15 रुपए की वृद्धि हो रही है, तो ये 15 जो है सारवंतर हो जाएगा। यन आपसे पूछा जा रहा है, यन कितने महीने तक दिया गया है, एन पदों को ज्ञात करना है। और कुल योग यानी एन पदों का योग जो दिया है, कुल जो ऋण है ये 3250 रुपए है। ठीक है, तो यहां पर समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल का फार्मूला लगेगा एसएन का। एसएन बराबर 3250 है। एसएन का फार्मूला n/2 कोष्ठक में 2a धन n-1 इंटू डी बराबर दिया है 3250। तो n/2 कोष्ठक में 2 गुणे प्रथम पद a का मान 20 है, तो 20 धन n-1 और d का मान 15 बराबर 3250। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, जो बटे 2 है इसको इधर ला सकते हैं। तो n कोष्ठक में 20 दूना 40 और धन 15 से ये कोष्ठक खोल के गुणा कर दीजिए, तो 15n-15, और जो ये बटे 2 है इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6500, 6500 होगा। इसके बाद आगे बढ़ाएंगे, यन ब्रैकेट में 40 - 15 25 हो जाएगा, धन 15 यन बराबर 6500। अब इसमें देखिए 5 कॉमन है, यानी 5 को बाहर कर सकते हैं,
या 5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, तो n ब्रैकेट में 5 बचे 25, 5 धन 5 नहीं 15, 3n बराबर, इसमें 5 से भाग दीजिए तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 1300। फिर n से कोष्ठक खोल दीजिए तो 5n धन 3n स्क्वायर बराबर 1300। तो ये देखिए 3n स्क्वायर धन 5n, इसके बाद 1300 पक्षांतर जाएगा तो माइनस 1300 बराबर 0। ये देखिए द्विघात समीकरण प्राप्त हो रहा है। अब द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे, इसको जो है गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए इस 5 को ऐसे दो भागों में बांटना है ताकि वो दोनों भाग गुणा करें, तो 1300 गुणे 3 3900 आए। 3 गुणे जो 1300 है ये टोटल 3900 बनना चाहिए। तो ये कब बनेगा इसको समझिए। तो 39 का ऐसा दो गुणनखंड बनाना है ताकि घटाने पर जो है 5 आए। तो वो क्या क्या बनेगा, 60 और 65, 65 और 60 अगर आप गुणा करेंगे तो जो आएगा गुणा 0 6 पंजे 30 का 0 3 6 36 3 3900 आ रहा है। और 65 में से 60 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे 3n स्क्वायर धन 65n माइनस 60n और माइनस 1300 बराबर 0। तो भैया अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें n कॉमन है तो 3n धन 65, और इसमें देखिए 60 है, यहाँ भी 1300 है, 60 का भाग भी चला जाएगा तो 60 का भाग दे देंगे, कॉमन हो जाएगा। तो n धन 60 का भाग देंगे तो यही 65 आएगा बराबर 0। तो 60 को नहीं जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसमें 20 का भाग जाएगा। तो जब 20 का भाग देंगे तो 20 कॉमन कर देंगे, जब 20 कॉमन करेंगे तो बचेगा 20 तिहाई 60, 3n ये माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 65, ठीक है, और बराबर 0। तो 3n धन 65 दोनों में मिला हुआ है, तो एक कोष्ठक में 3n धन 65 और दूसरे कोष्ठक में n माइनस 20 बराबर 0। तो 3n धन 65 से जब n का मान निकालोगे तो ये पूर्णांक नहीं आएगा, तो यहाँ से n का मान पूर्णांक नहीं आएगा, ये उठाएंगे n माइनस 20 बराबर 0, n बराबर 20। यानी कितने महीने तक वो जो है उसको देगा, 30 महीने तक वो जो है ऋण को चुकता करेगा, तो पूरा जो है 3250 वो उसको चुकता कर देगा। तो यहाँ पे महीनों की संख्या 20 माह में ऋण को चुकता कर देगा, यानी ऋण उसका चुका देगा, ठीक है। तो ये समादर श्रेणी का प्रश्न था। ऐसा ये 6 नंबर में कभी कभी पूछा जाता है, ज्यादातर सवाल आपको ऊंचाई और दूरी का मिलता है, ठीक है, और जो है विस्तृत क्षेत्रफल और आयतन का सवाल वो सब ज्यादातर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 4 ये जो है ऊंचाई और दूरी वाले अध्याय से लिया गया है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश पाया गया है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक बहुमंजिल भवन है, उसके शिखर से एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण दिया गया है। तो यहाँ पे इसका पहले चित्र बनाते हैं। तो मान लेते हैं ये भूमि है, जमीन है, और यहाँ पर एक बहुमंजिल भवन है, यानी उसका ऊंचाई ज्यादा है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूं बहुमंजिल भवन, ठीक है। और इसके सामने एक 8 मीटर ऊंचा कोई भवन है, 8 मीटर इसकी ऊंचाई दिया है, 8 मीटर ये भवन है। तो इसके शिखर से इस वाले भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण दिया है 30 अंश और 45 अंश। तो यहां से इसको और इसके तल को मिलाएंगे, तो बहुमंजिल भवन के शिखर से इस भवन के शिखर को मिलाएंगे और फिर इसी शिखर से इस भवन के तल को मिलाएंगे, और यहाँ पर इस भूमि के समांतर यहाँ एक रेखा खींचना होगा, समांतर रेखा, और इस बिंदु से भी एक समांतर रेखा खींचना पड़ेगा, ठीक। तो जो पहला वाला ये कोण बनाए हैं इसके शिखर पर, ये दिया हुआ है 30 अंश, ये दिया है 30 अंश।
तो जैसे ही इसके समांतर ये आप देख रहे हैं, तो ये 30 है, तो ये इसका एकांतर कोण ये भी 30 अंश हो जाएगा। उसके बाद जो ये वाली जो तल को जाके मिला रहा है, ये अवनमन कोण दिया है 45 अंश, तो ये कोण इसके साथ जो यहाँ बनेगा ये भी 45 अंश बन जाएगा एकांतर कोण के नियम से, क्योंकि इसके समांतर ये दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई पूछ रहा है और दोनों भवनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये 8 मीटर है, तो इसके बराबर ये भी 8 मीटर होगा, क्योंकि ये एक आयत बनता है, इसके समांतर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये 8 मीटर हो गया भाई, ठीक है। अब जो ये हिस्सा बचा हुआ है इसको आपको h मीटर मानना पड़ेगा, इसको h मान लेना इतना, और ये दोनों भवनों के बीच की दूरी को x मानना पड़ेगा कुछ न कुछ, यानी x मान लेते हैं, x मीटर। अब इसका नाम दे देते हैं A B C D और E, A B C D E, ठीक है, नाम दे दिया इसका। तो अब इसको लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो माने हैं इसको मान लेते हैं। माना चित्र में, माना ये DE बराबर h मीटर, ऐसे मान लीजिएगा, और BC दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी BC बराबर x मीटर, और यही सुनिए BC बराबर AD भी होगा, ये भी x मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके समांतर और बराबर है। BC बराबर AD, और इसको दोनों को x मीटर माना गया है। अब आइए समकोण त्रिभुज को पता करते हैं। तो यहां से ये जो सीधा दिख रहा है, तो ये भी 90 अंश है, और इसके नीचे जो यहां पर है ये भी 90 अंश है। तो समकोण त्रिभुज ADE ले लीजिए पहले। समकोण त्रिभुज ADE में, समकोण त्रिभुज ADE में देखिए, जो आपको भुजा पता है h और x का अनुपात, तो h बटे x लगाएंगे, h बटे x, तो इस कोण के सापेक्ष जो है ये लंब बटे आधार tan 30 अंश हो जाएगा, tan 30 अंश, और इसका मान होता है 1 बटा कड़ी में 3। तो तीरे गुणा कर देंगे, तो x का गुणा 1 से, तो x बराबर h कड़ी में 3 हो जाएगा। ये पहला समीकरण बन जाएगा। इसके बाद आइए समकोण त्रिभुज BCE ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज BCE में, अब BCE जो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है, इसमें जो कोण 45 अंश है, इसके सापेक्ष जो भुजाओं का अनुपात ले लें, h/8 पूरा, h/8 और बटे x ले लेंगे, तो ये लंब बटे आधार tan 45 हो जाएगा, tan 45 अंश, और इसका मान 1 होता है। तो h/8 बराबर x का गुणा 1 से करेंगे तो x हो जाएगा। तो यहां से x का मान h कड़ी में 3 यहां रख सकते हैं, तो h/8 बराबर h कड़ी में 3, यहाँ कोष्ठक में लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, x का मान रख दिया। अब h को इधर पक्षांतर करेंगे, तो मैं इस तरफ लिख रहा हूं h कड़ी में 3, और h इधर आके माइनस h, तो बराबर इधर 8 बचेगा। इसके बाद h कॉमन कर लीजिए, तो h कोष्ठक में कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 8, तो h बराबर ये बटे में आ जाएगा 8 बटे कड़ी में 3 माइनस 1। अब इसके हर का परिमेयीकरण करना है, तो कड़ी में 3 प्लस 1 से अंश और हर में गुणा कर दीजिए, कड़ी में 3 प्लस 1 से, तो 8 कोष्ठक में कड़ी में 3 प्लस 1 बटे, ये देखिए कड़ी में 3 माइनस 1, कड़ी में 3 प्लस 1, ये वर्गांतर गुणा होगा, तो कड़ी में 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग बराबर 8 कोष्ठक में कड़ी में 3 प्लस 1 बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो 3 माइनस 1 ये 2 हो जाएगा, 8 कोष्ठक में कड़ी में 3 प्लस 1 बटे 2। अब इसको भाग दे दीजिए, तो अब देखिए ये 2 से इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8 बराबर 4 कोष्ठक में कड़ी में 3 धन 1 मीटर। ये अभी h का मान आया है, ये जो h देख रहे हैं, अब इसमें 8 जोड़ देंगे तो पूरे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई आ जाएगी। तो इसलिए बहुमंजिल भवन की ऊंचाई
बराबर h धन 8, h धन 8 करेंगे, h का मान उठा लीजिए 4 कोष्ठ में कड़ी में 3 धन 1 धन 8। तो अब देखिए इसमें भी 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, या तो पहले गुणा कर दो, 4 कड़ी में 3 धन 4 एकम 4 धन 8 बराबर 4 कड़ी में 3 धन, जोड़ेंगे तो ये 12 देगा। अब 4 कॉमन कर दीजिए तो कड़ी में 3 धन, 4 कॉमन करेंगे तो कड़ी में 3 धन 3, ये आ गया बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। एक उत्तर आ चुका है। दूसरा उत्तर लाना है दोनों भवनों के बीच की दूरी, और ये आपने x माना हुआ है, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में यहां देख रहे हैं, तो समीकरण 1 से x बराबर h कड़ी में 3 है, तो x बराबर h का मान, जो ये h का मान निकालें उसको यहाँ पे रख दीजिए, तो 4 कोष्ठक में कड़ी में 3 धन 1 और कड़ी में 3, तो x बराबर, ये कड़ी में 3 से अंदर गुणा कर सकते हैं, 4 को बाहर रखिए, कड़ी में 3 से गुणा करिए, तो 3 धन कड़ी में 3 इतना मीटर। तो x का मान यानी दोनों भवनों के बीच की दूरी, ये x का मान आ गया। तो यहाँ लिख देते हैं, इसलिए दोनों भवनों के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी x बराबर 4 ब्रैकेट में 3 धन कड़ी में 3 मीटर। तो एक आंसर ये और एक आंसर ये दोनों निकल के आ गया। ऊंचाई और दूरी का सवाल पक्का जो है 6 नंबर का आता है, याद रखिए, गांठ बांध लीजिए इसको और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसका जो अथवा वाला पार्ट है, ये त्रिकोणमिति वाले अध्याय से लिया गया है, त्रिकोणमिति के सूत्र, त्रिकोणमिति सरसमीका पर दिया गया है। इस प्रश्न संख्या 4 का अथवा वाला है, त्रिकोणमिति वाले अध्याय से लिया गया है। इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा। ये सिद्ध करना है। ये त्रिकोणमिति सरसमीका जो आप लोग पढ़े हैं उसी के सूत्र का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसका जो बायां पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड, इसी को लेके चलेंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें जो इसके होल स्क्वायर को खोल लेते हैं। जैसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणे ए बी यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, फिर प्लस इसी तरह इसका भी होल स्क्वायर खोलेंगे तो कास स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणे कास थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको खोल दिया बराबर। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा एक साथ कर दो, फिर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा एक साथ कर दो, ठीक है, प्लस अब ये 2 साइन थीटा इंटू ये जो कोसेक थीटा है इसे लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, फिर प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और त्रिकोणमिति सरसमीका का जो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है, और प्लस जो कोसेक स्क्वायर थीटा है ये बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस, और ये जो 2 गुणे 1 है तो 2 आएगा, प्लस 2 गुणे 1 ये भी 2 आएगा। तो यहां से 2 धन 2 धन 1 धन 1 जोड़ 5 2 7 हो जाएगा, 7 धन tan स्क्वायर थीटा धन काट स्क्वायर थीटा, ये निकल के आ रहा है राइट हैंड साइड। और ये राइट हैंड साइड देखिए आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा आ चुका है। तो बस इसके होल स्क्वायर को खोल करके फार्मूला लगाना था, ये हमारा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या जो 5 है,
इसको देखते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 5, ये जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर से लिया गया है। दिए गए चित्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ए बी बराबर 3.5 सेमी है तथा खिलौने की ऊंचाई सी डी बराबर 5 सेमी है। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को देख करके इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चित्र देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूं। पहले ये लट्टू की तरह है, ऊपर से जो है अर्धगोलाकार है, अर्धगोलाकार ऊपर से है और नीचे शंक्वाकार है, इस तरह से। अब इसमें नाम दिया गया है ए बी और ये सीधा इस कोने पर सी डी, सी और नीचे जो है डी। इसमें ए बी बराबर दिया है 3.5 सेमी और सी डी बराबर दिया है 5 सेमी। तो इस पूरे आकृति का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जो ए बी है ये व्यास है, अर्धगोला और शंकु दोनों का व्यास है। तो जो उभयनिष्ठ व्यास है, उभयनिष्ठ व्यास ये दिया हुआ है ए बी बराबर 3.5 सेमी। तो व्यास से निकल जाएगा त्रिज्या, तो त्रिज्या आर बराबर 3.5 बटे 2। 3.5 को लिख सकते हैं 7/2 और बटे 2 लगाओगे तो 7/4 सेमी। ये जो है त्रिज्या आ गया और ये अर्धगोला और शंकु दोनों के लिए त्रिज्या है ये। ठीक है, और ऊंचाई जो पूरी दी हुई है ये सी डी बराबर 5 सेमी दिया हुआ है, सी डी बराबर 5 सेमी। तो इस सी डी में जो है अर्धगोले की त्रिज्या है और ये शंकु की ऊंचाई है। तो यहां से शंकु की ऊंचाई निकाल सकते हैं। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर इस 5 में से, इस पूरे 5 में से ये निकाल देंगे और ये जो है त्रिज्या है, अर्धगोले की त्रिज्या, और ये त्रिज्या 7/4 है। तो इसमें से 7/4 को हटा दीजिए तो 5 चौके 20 माइनस 7/4, तो ये आ जाएगा 13/4। ये h का मान आ गया। शंकु की ऊंचाई मालूम हो गई, त्रिज्या मालूम हो गया। अब इसके बाद जो है जो संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें जो है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ दोनों जोड़ना है। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2πr² होता है प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ πrl होता है। तो जो ये l है तिर्यक ऊंचाई, ये आपको नहीं दिया गया है तो यल निकालना पड़ेगा तिर्यक ऊंचाई। और यल का जो सूत्र होता है √h² धन r², इसी से निकालेंगे। तो यच का मान देखिए कितना है, यच देखेंगे तो 13/4 है। तो 13/4 का वर्ग धन त्रिज्या जो r है वो 7/4 है, तो 7/4 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग 169/16 धन 7 का वर्ग 49/16। और जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो ये 9 9 18 और 6 4 10 1 11 और 1 1 2, कड़ी में 218/16 और 16 को 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा तो कड़ी में 218/4। अब जैसे ही इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आएगा और फिर 4 से भाग देंगे तो ये आप लोग कैलकुलेट करिएगा, इसका मान लगभग आएगा 3.7 सेमी, 3.7 सेमी लगभग, लगभग ये L का मान आएगा। आप लोग कैलकुलेट करके यानी इसका वर्गमूल निकाल के 4 से भाग दे करेंगे तो ये L का मान आ जाएगा। अब L का मान यहाँ रख सकते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए कॉमन क्या है, πr, तो कोष्ठक में बचेगा 2r धन l। पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 7/4 है और कोष्ठक में 2 गुणे 7/4 धन l का मान 3.7 यहाँ पे रख दीजिए बराबर 7 से ये कट जाएगा, 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4 और यहाँ 2 से भाग देंगे 11, 11/2 और ये देखिए कितना आ रहा है 7/4 में 2 से गुणा करेंगे, 2 से काट दीजिए
2 दूनी 4, 7/2, 7/2 को लिख सकते हैं 3.5 धन 3.7 बराबर 11/2 गुणे, अब इसको जोड़िए, दशमलव वाला है तो 7 5 12 और 3 3 6 1 7, 7.2 आया। अब 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 3.6, 11 से गुणा कर दीजिए तो 11 छक्का 66, हासिल आया 6, 11 तिया 33, 6 39 और एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए तो 39.6 सेमी स्क्वायर निकल के आया भैया। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 39.6 सेमी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो ए बी दिया था वो व्यास था, व्यास का आधा त्रिज्या निकाल दिया। पूरी ऊंचाई जो सीडी थी वो 5 सेमी थी। अब इस 5 सेमी में से ये जो त्रिज्या आर 7/4 था उसको घटा दिया, यच निकल गया। आर और यच की मदद से एल निकाल दिया और एल का मान ये संपूर्ण पृष्ठ के फार्मूले में रख के निकाल देंगे। ठीक है, अब इसके बाद अथवा वाला जो पार्ट है ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से लिया गया है, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझना है। प्रश्न संख्या 5 का अथवा वाला जो भाग है इसको पढ़ते हैं, इसको समझिए क्या दिया है। पानी से भरे एक अर्धगोलीय टैंक को एक पाइप के द्वारा 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यह पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लेगा यदि टैंक का व्यास 3 मीटर है। अर्धगोले के आकार का एक टैंक है, पानी का टंकी है, अर्धगोले के आकार का है। देखिए जो अर्धगोला टंकी है वो इस तरह से लगभग होगा, इस तरह से, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब इस पानी से भरे टैंक को एक पाइप द्वारा खाली किया जा रहा है। तो जिस पाइप द्वारा खाली किया जा रहा है वो जो है 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी को खाली कर रहा है। तो इस टंकी को आधा अगर खाली कर दे, आधा अगर इसका भाग खाली कर दे तो कितना समय लेगा, कितना टाइम लेगा, यही पूछ रहा है। और इसका व्यास दिया गया है, व्यास जो दिया है, व्यास बराबर 3 मीटर, ध्यान दीजिए। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या पहले निकाल लो, इसका आधा 3/2 मीटर। टंकी जो है पानी से भरा है तो इसका आयतन निकाल लीजिए। आयतन, टंकी का जब आयतन निकालेंगे तो फार्मूला अर्धगोले के आयतन का लगेगा, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई का मान रहने दीजिए, आर का मान 3/2 को क्यूब लगाएंगे, बराबर 2/3 पाई गुणे 3 का क्यूब 27/2 का क्यूब 8। इसको काटिए, 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौके 8, 3 एकम 3, 3 9 27 बराबर 9 पाई/4 मीटर क्यूब। ध्यान दीजिए, इस पूरे टंकी का जो आयतन है, यानी जो पानी का आयतन है, यहाँ पे जो है पूरे टंकी का आयतन है, ये पूरे टंकी का जो आयतन निकला है इसमें से पानी आधा खाली किया जा रहा है। तो आधे टंकी का आयतन क्या होगा, आधे टंकी का आयतन, तो इसमें आधा कर देंगे, यानी कि 9 पाई/4 का आधा 1/2, तो ये हो जाएगा 9 पाई/8 मीटर क्यूब। अब ये जो पानी आया है, टंकी का आयतन यानी पानी का आयतन, इसको खाली किया जा रहा है इस पाइप से। यहां पे लिखते हैं पाइप द्वारा 3 सही 4/7, 3 सही 4/7 तो क्या लिख सकते हैं, 7 त्रिक 21 4 25, 25/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से टंकी को, और वो भी कितना टंकी, आधा टंकी को खाली करने में लगा समय। अब देखिए कैसे निकालेंगे, समझिए बात को। इतना लीटर जो पानी खाली हो रहा है वो 1 सेकंड में खाली हो रहा है। अभी एक चीज ये ध्यान दीजिए कि जो ये आयतन आया है मीटर क्यूब में, इसको बदलेंगे लीटर में, तो लीटर में बदलने का क्या पैमाना होता है,
1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, 1 घन मीटर में 1000 लीटर। तो इतना घन मीटर में 9 पाई बटे 8 घन मीटर में कितना लीटर होगा? तो 1000 गुणा कर देंगे 9 पाई बटे 8 से। तो बटे 8 से 1000 को काटेंगे, तो 1000 को काटेंगे तो 125 आएगा, यानी 125 गुणे 9 पाई लीटर में आ गया। यानी जो आयतन है घन मीटर में, इसको मैंने बदल दिया लीटर में। अब यहाँ पे 1 सेकंड में इतना लीटर लग रहा है, यानी इतना लीटर पानी खाली हो रहा है 1 सेकंड में। तो अब इतना लीटर खाली होने में कितना समय लगेगा? तो 125 गुणे 9 पाई बटे, इससे भाग दे देंगे 25 बटे 7 से, तो इतना सेकंड आएगा। तो 125 गुणे 9, पाई का मान रख दीजिए 22 बटे 7, और गुणे करेंगे तो ये हो जाएगा 7 बटे 25। अब इसको काट सकते हैं, 7 से ये 7 कैंसिल, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, तो 5 गुणे 9 गुणे 22। अब इसके बाद ये देखिए 22 पंजे 110, 22 पंजे 110 गुणे 9, तो कितना आएगा? 990, 990 सेकेंड, 990 सेकेंड आ रहा है। अगर इसको मीटर में बदलना है, मिनट में, सेकेंड को मिनट में बदलना है, तो 990 बटे 60 मिनट हो जाएगा। तो जैसे ही इसको भाग देंगे तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9, 33 बटे 2, 33 बटे 2 मिनट। 33 बटे 2 को लिख सकते हैं 16.5 मिनट। 16.5 मिनट में वो आधे टंकी को खाली कर देगा। यही इसका आंसर आएगा बच्चों। ये आंसर हो गया। 16.5 मिनट में उस टंकी को, आधा टंकी को खाली करेगा, पूरा नहीं, आधा टंकी को पूछ रहा था, तो ये 16.5 मिनट का समय लगेगा। तो इसी के साथ बच्चों ये 6 अंक वाला जो प्रश्न 822 एचजेट संकेतांक का जो ये पेपर था सेट नंबर 5, इसका जो है कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में आपको बहुविकल्पी प्रश्न का हल कराया जाएगा, जो कि 20 अंक OMR में गोला भरना होता है। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।